जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर, जहां आपको सुनने को मिलती है धर्म, पराक्रम और भक्ति की अनसुनी गाथाएं। तो दोस्तों, एक ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब अवश्य करें। आए आज सुनते हैं समाजवादी भारत की उस महानायक महायोद्धा के बारे में जिसे राज्यसभा में गद्दार कहकर संबोधित किया गया। आइए जानते हैं वे कौन थे। महाराणा सांगा अर्थात महाराणा संग्राम सिंह। इस महान योद्धा के बारे में आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आश्चर्य में डूबते चले जाएंगे। लगभग 100 युद्ध लड़े और अधिकांश में विजयी। शरीर के हर अंग पर युद्ध के चिन्ह सजाए इस रण केसरी को खंडहर, सैनिकों का भग्नावशेष आदि कहा गया। जैसे रणचंडी ने स्वयं अपने हाथों से उसे पुरस्कार स्वरूप घावों के आभूषण पहनाए हो। एक योद्धा की एक आंख चली गई, किसी दूसरे युद्ध में एक पैर नाकाम हो गया, वह फिर भी लड़ता रहा। किसी युद्ध में एक हाथ कट गया, वह फिर भी उसी उत्साह के साथ लड़ता रहा जैसे युद्ध नहीं, उसकी पूजा हो, तपस्या हो। ऐसी अद्भुत गाथाएं भारत में ही मिलती हैं। कुछ योद्धाओं की भूख प्यास युद्ध से ही तृप्त होती है। उन्हें न शरीर के घाव विचलित करते हैं, न परिस्थितियों की विकरालता रोक पाती है। युद्ध उनके लिए आनंद का उत्सव होता है। समुद्रगुप्त, मेहरभोज आदि की तरह राणा सांगा भी वैसे ही योद्धा थे। अधिकांश लोग महाराणा सांगा को बाबर से मिली पराजय के लिए जानते हैं। वामपंथी जिहादी इतिहासकार उन्हें लुटेरे बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करने में पंजाब के शासक दौलत खां लोधी के बराबर जिम्मेदार बताते हैं। ये वस्तुतः भारत की वामपंथी शिक्षा व्यवस्था का दिवालियापन है। राणा सांगा खुद दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को दो बार हरा चुके थे। उन्हें किसी बाहरी लुटेरे के सहयोग की क्या आवश्यकता थी। इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार दौलत खां लोदी दिल्ली की सत्ता पाना चाहता था, इसलिए उसने लुटेरे बाबर को आमंत्रित किया था और इसके लिए उसने राणा सांगा से सहायता मांगा था और राणा ने दौलत खां लोदी और बाबर को सहयोग का वचन दिया था। पर जब राणा सांगा ने बाबर को खुद ही दिल्ली पर अधिकार कर सत्ता हथियाने के लिए अग्रसर देखा तो उन्होंने उसकी कोई सहायता नहीं की, बल्कि भारत की भूमि से उस लुटेरे आक्रमणकारी को भगाने के लिए हिंदू राजाओं और मुस्लिम शासकों के सहयोग से विशाल सेना संगठित किया और बाबर से युद्ध किया। वास्तव में महाराणा सांगा को याद किया जाना चाहिए दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को दो बार हराने के लिए, गुजरात सल्तनत वाले मुजफ्फर शाह को पराजित करने के लिए। उन्हें याद किया जाना चाहिए मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित कर 3 महीने तक बांध कर रखने के लिए, मालवा से जजिया समाप्त करने के लिए, बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के लिए। उन्हें याद किया जाना चाहिए बर्बर आतंकियों के विरुद्ध भारतीय शक्तियों का एक मजबूत संघ बनाने के लिए आदि। मेवाड़ के राणा सांगा ने मुस्लिम सेनापति की बेटी मेरुनिसा से शादी की। इसके अलावा उन्होंने 3 और मुस्लिम लड़कियों से शादी की थी। अपराजित योद्धा के तौर पर पहचाने जाने वाले महाराणा कुंभा ने भी जागीरदार वजीर खां की बेटी से शादी की थी। महाराणा सांगा की मृत्यु की कहानी भी अद्भुत ही है। कहते हैं कि उन्हें उनके सामंतों ने ही विष दे दिया। क्योंकि खानवा के युद्ध में बाबर से पराजित होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पुनः युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। वह भी तब जब उनका शरीर पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। बुरी तरह घायल होने और सेना और सहयोगियों का समर्थन खो देने के बाद भी युद्ध में उतर जाने का साहस युगों में किसी एक के भीतर होता है। किसी योद्धा को रोकने के लिए उसके प्रिय लोगों को ही उसे विष देना पड़े तो आप राष्ट्र के प्रति उसकी भावनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। योद्धा का आकलन उसकी राजनीतिक कूटनीतिक विजयों पराजयों से कम, उसके शौर्य से अधिक होना चाहिए। उसमें राष्ट्र के लिए लड़ने रहने का जुनून कितना है। कोई भी राष्ट्र किसी एक युद्ध में हार जाने से समाप्त नहीं होता। राष्ट्र पराजित होता है जब उसके नायकों का शौर्य चूक जाता है। 1000 वर्षों की संघर्ष की यात्रा में भारत अनेक युद्ध हारा है, पर इसके उसके नायकों का शौर्य, संघर्ष और राष्ट्र के प्रति निष्ठा कभी पराजित नहीं हुआ। यही कारण है कि भारत हार कर भी जिंदा है, वरना दर्जनों राष्ट्र इतिहास में अपना अस्तित्व खो चुके हैं। आइए विस्तार से इस महायोद्धा की गाथा पढ़ें। अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध मेवाड़ के राणा सांगा 1508 में मेवाड़ के उस सिंहासन पर बैठे जिसे कभी प्रतापी महाराणा कुंभा ने सुशोभित किया था और जिन्होंने मालवा के सुल्तान को परास्त किया था। ये वही महाराणा कुंभा थे जिनकी यशोगाथा की साक्षी कुंभलनेर के विशाल किले की प्राचीरें रही हैं। राणा सांगा ने भारतीय इतिहास के अत्यंत गंभीर अवसर पर इतिहास के रंगमंच पर कदम रखा था। उन्हें हिंदूपत अर्थात हिंदुओं का प्रमुख कहा जाता था।
जब 16वीं सदी के शुरुआती दशकों में दिल्ली के अफगान सुल्तान कमजोर हो रहे थे, राजपूताना में राणा सांगा के नेतृत्व में हिंदू राजाओं का एक विशाल संगठन उभर रहा था, जो दिल्ली में अफगान सत्ता को खत्म करके हिंदुओं की सत्ता की स्थापना करना चाहता था। देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, उदारता और शौर्य जैसे गुणों के लिए और साथ ही एक शक्तिशाली मेवाड़ रियासत के प्रमुख के रूप में भारत में राणा सांगा की अलग ही प्रतिष्ठा थी। वे मेवाड़ के सबसे महान महाराणा थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ राज्य शक्ति और समृद्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया था। उन्हें मेवाड़ की प्रतिष्ठा का कलश माना जाता था। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। एक भुजा, एक टांग और एक आंख खोने और कई जख्म खाने के बावजूद वे महान पराक्रमी थे। महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय ही दिल्ली के अधीनस्थ इलाकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। खातौली कोटा नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई। इस युद्ध में तलवार से सांगा का बायां हाथ कट गया था और घुटने पर तीर लगने से वह हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। खातौली की पराजय का बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोदी ने मियां माखन की अध्यक्षता में महाराणा सांगा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी, परंतु हार का सामना करना पड़ा। इन विजयों के परिणाम स्वरूप राणा संग्राम सिंह के राज्य की सीमा आगरा के पास तक पहुंच गई। इब्राहिम लोदी का मानमर्दन करने से राणा सांगा की विजय गाथा की चर्चा सारे उत्तरी भारत में हुई। लेकिन ये गाथा यही खत्म नहीं हुई। सन 1519 में सुल्तान महमूद मेदिनी राय पर आक्रमण के लिए रवाना हुआ था। इस बात की खबर लगते ही सांगा भी एक बड़ी सेना के साथ गागरोन पहुंच गए। यहाँ हुई लड़ाई में सुल्तान की बुरी तरह से पराजय हुई। सुल्तान का पुत्र आसिफ खां इस युद्ध में मारा गया तथा वह स्वयं घायल हुआ। महाराणा सांगा सुल्तान को अपने साथ चित्तौड़ ले गए, जहां सांगा ने उसे 3 माह कैद में रखा था। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने से चंदेरी के किले के अलावा मालवा के अधिकांश हिस्सों पर राणा का कब्जा हो गया। मालवा में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद राणा सांगा ने मेदिनी राय को हिंदुओं पर लगाए जा रहे जजिया कर को खत्म करने का आदेश दिया। राजपूताने पर एक छत्र राणा सांगा ने अपने राजनीतिक कौशल और सैन्य प्रतिभा से सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छतरी के नीचे ले आए। उन्होंने अपना प्रभुत्व उत्तर में सतलज नदी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर तक विस्तृत कर लिया था। इस प्रकार उस जमाने में भारत में उनका हिंदू साम्राज्य काफी विस्तृत था। इतने बड़े इलाके में राणा सांगा के अलावा एक ही हिंदू राज्य था, दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य, जो गोदावरी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। बाबर अपने संस्मरण बाबरनामा में राणा सांगा को सबसे शक्तिशाली शासक बताता है, जिसने अपनी तलवार के बल पर ऊंचा स्थान हासिल किया था। कर्नल टॉड के अनुसार उनके पास 80,000 घोड़े, ऊंचे दर्जे के 7 राजा, 9 राव और 104 रावल थे। 500 हाथी उनकी सेना में थे। मारवाड़ और आमबेर उन्हें सम्मान देते थे और ग्वालियर, अजमेर, सीकरी, वही जो अब फतेहपुर सिकरी कहलाता है और जिनकी नगरी को वामपंथी जिहादी इतिहासकार अकबर द्वारा बसाया बताते हैं, रायसेन, कालपी, चंदेरी, बूंदी, गागरौन, रामपुरा और आबू के राजा उन्हें अपना अधिपति मानते थे। बाबर ने अपनी कम सेना के बावजूद पानीपत के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पराजित किया और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया था। राणा सांगा जैसे वीर और महत्वाकांक्षी योद्धा ने इस विदेशी आक्रांता को देश के बाहर निकालने का संकल्प किया और सभी राजपूतों के सहयोग से एक शक्तिशाली सेना जुटाई। राणा ने बयाना पर आक्रमण किया और वहां के गवर्नर मेहदी ख्वाजा को हराकर बयाना के किले में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया। राणा के साथ बहुत से शक्तिशाली सरदार हुए, जिनमें रायसेन का सिरदी, हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी था। राणा ने मान लिया कि बाबर पर विजय हासिल करने के बाद महमूद लोदी को चित्तौड़ के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली का सिंहासन सौंप दिया जाएगा। अब बाबर ने एक सैनिक टुकड़ी बयाना की सहायता के लिए भेजी, लेकिन वहां के दुर्गरक्षकों से मुठभेड़ में बाबर की सेना कामयाब न हो सकी और घबराकर भाग खड़ी हुई। पराजित सैनिकों ने वापस लौटने पर राजपूतों के शौर्य, साहस और वीरता के किस्से बाबर को सुनाए। इस समय तक बाबर सीकरी पहुंच चुका था, जहां राणा सांगा पहले ही खानवा के पास एक पहाड़ी तक चढ़ाए थे। खानवा वर्तमान भरतपुर राज्य का एक गांव था। यह आगरा के पश्चिम में 37 मील और सीकरी से 10 मील दूर था। बाबर ने 1500 सैनिकों का एक दल शत्रु की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए भेज दिया। ये भी बुरी तरह पराजित हुए और वहां से खदेड़ दिए गए। अब बाबर एक अत्यंत विषम स्थिति में पड़ गया था। उसकी सेना घबरा गई थी और राजपूतों के पराक्रम से भयभीत होने लगी थी।
इसी बीच काबुल के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने बाबर को बताया कि मंगल का तारा सामने है, इसलिए बाबर की फौज की जरूर हार होगी। इससे मुगल सेना और घबरा गई और वापस लौटने की बात करने लगी। बाबर के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह किसी तरह अपने साथियों का साहस बढ़ाए। उसने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। बाबर की ये युक्तियां कारगर साबित हुई और सैनिकों में उत्साह का संचार हुआ।